इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस कर देंगे। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस कर दिया है और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को डिस्कस कर दिया है, और इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस कर देंगे। सो एज यूजुअल, this video is equally important for the UGC NET, UPSC, State PCS, University Entrance Exams, SSC, Defense, Railway, etc. Now, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया है, क्यों इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम रख दिया गया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसके फिर ड्रॉबैक्स क्या रहे। ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो हमें पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा एक और नाम है जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 का दूसरा नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। तो बेसिकली क्यों लाया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को? अगर आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो डेफिशिएंसीज, जो ड्रॉबैक्स, जो डिफेक्ट्स मैंने लास्ट में बता दिए थे, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए ये एक्ट्स लाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट एक्ट जो है, जिसको हम कहेंगे इमीडिएट एक्ट, जिसका पर्पस था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो डिफेक्ट्स है उनको रिमूव किया जाए, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट माना जाता है। और इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, वहाँ पे भी कुछ डिफेक्ट्स रहे। दैट मीन्स जो डिफेक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थे, वो डिफेक्ट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा पूरी नहीं कर दिए गए, तो कुछ और डिफेक्ट्स रह गए थे। उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया है। तो ये ही एक बेसिक पर्पस था इस एक्ट को लाने के लिए। और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप सेटअप हो गई थी क्राउन और कंपनी के बीच में, इसको एस्टैब्लिश करना था। ये एक पर्पस था इस एक्ट का, इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और वो जो रिलेशंस, जो ये चेंज्स यहाँ पे आ गई है, ये चेंज्स, उनमें से कुछ ऐसे मेजर चेंज थे जिनको कंपनी के रूल के एंड तक रख दिया गया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये जो 1858 आया है, वहाँ तक वो चीज़ें जो है रह गई है। या हम ये कहेंगे कि जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड नहीं हुआ है, तब तक ये चीज़ें रह गई है जो इस पिट्स इंडिया एक्ट में आ गई है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है, वो इस एक्ट में रख दिए गए हैं। नाउ इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट जो है, वो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की जो ड्रॉबैक्स है, उनको, जो मेजर इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, वो ख़त्म करने थे। तो ये एक फीचर ही था। लेकिन विलियम पिट्स जो थे, जिसको हम कहते हैं कि यंगर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे वो ब्रिटेन के, उन्होंने ये एक्ट जो है पास कर दिया था। लेकिन इससे पहले, विलियम पिट्स एक्ट से पहले ही ये बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ये जो बिल है इंट्रोड्यूस कर दी गई थी पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट में, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। हुआ क्या था कि यही डिफेक्ट्स जो थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उनको रिमूव करने के लिए फॉक्स गवर्नमेंट जो थी, एक कोalition गवर्नमेंट थी, 1783 में उन्होंने
एक बिल पास कर दी थी, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उन्होंने ये बिल जो है रिजेक्ट कर दी थी। 1783 में फॉक्स जो है वो एक कोalition गवर्नमेंट चला रहे थे यूके में, उन्होंने बिल पास कर दी थी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसके बाद न्यू गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया गया है और यंगर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के विलियम पिट्स। इन्होंने इस बिल को मॉडिफाई कर दे दिया है और 1784 में इनको इस बिल को पास कर दे दिया है। 24 ईयर्स में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इसको हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। इसको विलियम पिट्स को हम एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। 24 ईयर्स में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और स्टार्टिंग में ही इसने ये बिल जो है पास कर दी थी। टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ विलियम पिट्स जो है इसने एफिशिएंसी दिखा दी है, इसने चेंज दिखा दी है, जो कि लेटर ऑन जो नेक्स्ट जनरेशन थी यूके पार्लियामेंट के लीडर्स की, उन्होंने उनको फॉलो कर दे दिया है और फाइनली 1784 में इस बिल को पास भी कर दिया है। बेसिकली चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे हमें यही देखना था कि यहाँ पे यूके पार्लियामेंट चाहती थी कि बेटर रेगुलेशंस आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, बेटर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो हो पाए इंडिया में। और साथ ही साथ यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट जो रही है कि अब इस एक्ट के ज़रिए हम फर्स्ट टाइम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, मींस जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश जो है कब्ज़ा कर रहे हैं या ईस्ट इंडिया ये जो ब्रिटिश लोग जो है कब्ज़ा कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, उनको हम कहेंगे ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। सो दैट इज़ वाई हम इसको ये कह रहे हैं कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस एक्ट का हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं या सर्कमस्टेंसेस कहते हैं या रीजंस कहते हैं कि क्यों इसको लाया गया है। तो एक रीज़न तो हमें यही बन जाता है कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट जो है वहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स की वजह से जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, सर्वेंट्स जो है, वो ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स करप्शन चार्जेस में फंस गए हैं। इवन के वारेन हेस्टिंग भी फंस गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बता दिया था वहाँ पे कि एक कमेटी भी, सेक्रेट कमेटी भी बना दी गई थी अगेंस्ट दीज करप्शन चार्जेस ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स। सो ये एक मेजर रीज़न रहा है। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के जो रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है, क्या वो नेटिव पॉपुलेशंस पे इंग्लिश रूल्स चलाएंगे या यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशंस पे नेटिव रूल्स चलाएंगे। दैट मीन्स हिंदू लॉज या ये जो मुस्लिम लॉज है वो चलाएंगे या फिर इंग्लिश लॉ ही चलाएंगे। तो ये भी एक मेजर रीज़न रहा है। इस चीज़ को भी डिटरमाइन करना था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में सही तरीके से नहीं हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ केसेस चले हैं, लाइक मैंने आपको बता दिया था कि नंद कुमार के अगेंस्ट केस चला था, वो भी हम कहेंगे कि ये एक डेस्पोटिक एप्लीकेशन था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सो इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट तो फेल्यूर था ही, जो मेजर चेंज उसने कह दी थी वहाँ पे, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाई थी, तो हम कहेंगे कि लूप होल्स इसमें थे। फिर इसके अलावा यहाँ पे मराठा वार्स हो गए, जिसको हम कहेंगे एंग्लो मराठा वार्स या एंग्लो मैसूर वार्स। उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेजरी है वो ड्रेन कर दी। दैट मीन्स जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इन्हीं वार्स की वजह से हो गई है। एंग्लो मराठा वार्स या एंग्लो मैसूर वार्स जो स्टार्ट से 1775 से लेके 1782 तक चला है। फिर इसके बाद
1803 से लेके 1805 तक दूसरा चल रहा है, फिर इसके बाद 1817 से लेके 1818 तक चल रहा है। तो इन वॉर्स के अगेंस्ट भी एक सेक्रेट कमेटी सेटअप कर दी गई है यूके पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें यही कह दिया गया, इस कमेटी का रिपोर्ट यही था कि वॉर्स की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोन्स ले रही थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि 1 मिलियन पाउंड लोन जो है वो ले गए थे। तो ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड माना जाता है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। देन यहाँ पे जो चेंज लाई गई है इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में जो चेंज लाई गई है वो चेंज 1854 तक कंटिन्यू रही है। अब इसके बाद जो मेजर प्रोविजंस रहे हैं या की ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर देंगे। एक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो डिफेक्ट्स थे, डेफिशिएंसीज थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उनको ओवरकम करना था, उनको ख़त्म करना था। मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रही है वो था कि यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप कर दिया गया है। डबल गवर्नमेंट जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। होता क्या है कि एक तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है और दूसरे साइड से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये क्या चीज़ है मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा दूंगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि जो कंपनी के कुछ फंक्शंस थे, लाइक पॉलिटिकल फंक्शंस, मिलिट्री फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस, ये पहले 1773 के किस तरीके से चल रहे थे। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है डिस्टिंग्विश कर दिया गया है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। फर्स्ट टाइम यहाँ पे कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए, डिस्टिंग्विश कर दिए गए हैं। कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल या मिलिट्री फंक्शंस जो है उनको अलग कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ कह दिया गया है कि भाई आप जो है कमर्शियल फंक्शंस कंटिन्यू कर दे दीजिए। कमर्शियल फंक्शंस में मतलब क्या है, ट्रेड। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया गया है कि भाई आप जो है कंटिन्यू ट्रेड कर दे दीजिए, लेकिन आपसे आप पॉलिटिकल फंक्शंस या मिलिट्री फंक्शंस नहीं संभाल पा रहा है, वहाँ पे हम खुद ही मॉनिटर कर देंगे। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल या मिलिट्री फंक्शंस के लिए बना दिया गया है। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया गया है, डिस्टिंग्विश कर दिया गया है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया गया है कि आप ट्रेड फंक्शंस को कंटिन्यू कर दे दीजिए या कमर्शियल फंक्शंस को कंटिन्यू कर दे दीजिए। और इसी तरीके से जो न्यू बॉडी क्रिएट कर दी गई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कह दिया गया है कि भाई आप जो है अब मिलिट्री और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंटिन्यू कर दे दीजिए। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है न्यू बॉडी सेटअप कर दी गई है इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही से थी, 1773 से ही थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वहाँ से कंटिन्यू ये बोर्ड ऑफ ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंटिन्यू कर रही थी। तो हम कहेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन्होंने डबल सिस्टम जो है या डबल गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दे दिया है इस इंडिया में। और इसी तरीके से पॉलिटिकल मैटर्स जो है, इससे पहले क्या कहा जाता था कि पॉलिटिकल मैटर्स में भी कंपनी जो है सॉवरेन मानी जाती थी। अब वो कंपनी जो है, कंपनी के पास ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं रहेंगे। और पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या कर दे दिया है, इसने कंपनी को डायरेक्टली सबऑर्डिनेट बना दे दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। ये भी अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अलग अलग तरीके से रेगुलेट कर देंगे अपनी फंक्शंस को, तो हम ये कहेंगे कि इस एक्ट के थ्रू जो है कंपनी अब डायरेक्टली सबऑर्डिनेट बन गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और इसी चीज़ के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट कर दे दिया गया है।
ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे 6 मेंबर्स का ये बोर्ड बना दिया गया है। इन 6 मेंबर्स में एक तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, दूसरे को हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, और यहाँ पे प्रिवी काउंसलर्स जो थे वो 4 थे। तो टोटल 6 मेंबर्स का बोर्ड बना दिया गया है, जिनको आप पॉलिटिकल मैटर्स सॉल्व करने होंगे, मिलिट्री मैटर्स देखने होंगे। इस 6 मेंबर्स का जो हेड बना दिया गया है वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट भी कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कई सारे पावर्स दिए गए हैं, इसको अलग तरीके से एम्पावर कर दिया गया है। इसको कह दिया गया है कि आप सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट या रेवेन्यू जो है इस पे हमें रिपोर्ट कर दे दीजिए, इन अफेयर्स को आप देख लीजिए, सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू मैटर्स को आप देख लीजिए। और इसके अलावा इसको कह दिया गया, इसको ये भी एम्पावर कर दिया गया है कि इसको कह दिया गया कि आप फुल एक्सेस कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हो। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या हम कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर्स दिए गए हैं। जो गवर्नर्स थे यहाँ इंडिया में, जो लाइक गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे हो गया है या एक्स्ट्रा, इसी तरीके से और भी गवर्नर्स थे, उन गवर्नर्स को आप किसी भी जगह पे आप ऑल्टर कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स ये पावर्स भी आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी दिया गया है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। दस हम ये कह सकते हैं कि जो ये ड्यूल कंट्रोल है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो इंट्रोड्यूस कर दिया है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ने, इसमें हम कंपनी, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको अब रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो क्राउन है, क्राउन को हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये फर्स्ट फीचर था डबल गवर्नमेंट का। इसके बाद और कोई और चेंज जो आ गई है वो आ गई है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अगर आपको याद होगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भी कई सारे इश्यूज बढ़ गए थे। वहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उनका कोई सुन नहीं रहा था। वारन हेस्टिंग को कई सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, या उनके जो मेंबर्स थे वहाँ पे उनके थ्रू कई सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है। तो इस यहाँ पे भी अल्ट्रेशन कर दी गई है। अल्ट्रेशन क्या कर दी गई है भाई, यहाँ पे जो पहले 4 मेंबर्स होते थे अब इनको रिड्यूस कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स रख दिए गए हैं। तो 4 से घटा के अब सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 3 मेंबर्स रहेंगे, और उनमें से भी, उन 3 में से भी एक को कमांडर इन चीफ बना दिया गया है, जिसको हम कह रहे हैं कि कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग्स आर्मी इन इंडिया, ये बना दिया गया है। ये जो प्रोसेस चली गई है 4 मेंबर्स से लेके 3 मेंबर्स करना, इससे क्या हुआ, इससे ये चीज़ें हो गई है कि पोजीशन जो है गवर्नर जनरल की वो स्ट्रेंथन हो गई है। कैसे पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई है, क्योंकि जो 4 मेंबर्स का बोर्ड बना, गवर्नर जनरल काउंसिल बना दिया गया था, यहाँ पे डिसीजंस जो लेते थे गवर्नर जनरल, वो डिसीजंस चल ही नहीं पाते थे, और गवर्नर के पास कोई इस तरीके से सेपरेट पावर्स भी नहीं दिए गए थे। अब यहाँ पे एक तो रिड्यूस कर दिया गया है 1 मेंबर, और दूसरा ये कह दिया गया है कि भाई आपके पास अब कास्टिंग वोट होगा, या जिसको हम कहते हैं वीटो पावर होगा। दैट मीन्स किसी भी जगह पे अगर आपको टाई दिख जाएगा तो आप कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हो, आप वीटो पावर का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मेजर अल्ट्रेशन जो नेसेसरी थी कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल में, वो इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये दूसरी फीचर थी। इसके अलावा यहाँ पे
ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी कुछ चेंज आ गई है, वहाँ के पावर्स में चेंज आ गए हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में चेंज क्या आ गई थी, जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, इनको इनकी पावर्स जो है, इंडिपेंडेंट पावर्स जो पहले से थी, उनको डिप्राइव कर दिया गया है। अब यहाँ पे कलकत्ता जो है, कलकत्ता को दिया गया है कि भाई आप वॉर के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, आप डिप्लोमेसी के रिलेटेड ये जो मैटर्स है वो पावर्स भी अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दिया गया है। दैट मीन्स बॉम्बे जो है, मद्रास जो है, उनकी प्रेसिडेंसीज जो है, इनके पास जो पावर्स थे वो पावर्स, इंडिपेंडेंट पावर्स जो भी रह गए थे वॉर के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, डिप्लोमेसी के रिलेटेड, उनको फर्दर कर्टेल कर दिया गया है और वो जो पावर्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसीज की। इस तरीके से हम कहेंगे कि कलकत्ता प्रेसिडेंसीज जो है ये अब कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडियन कॉलोनीज बन गई है, क्योंकि मेजर डिसीजंस आपको वॉर के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, डिप्लोमेसी के रिलेटेड जो भी लेने होंगे वो अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी ही ले लेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसके अलावा सेक्रेट कमेटी एक बना दी गई है, ये भी एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है। इस सेक्रेट कमेटी जो है ये एक 3 डायरेक्टर्स का एक सेक्रेट कमेटी बना दिया गया है और इनको क्या करना था, इनको ऑर्डर्स जो है वो ट्रांसमिट करने थे बोर्ड को जो इंडिया में है। दैट मीन्स सेक्रेट कमेटी जो है 3 मेंबर्स का, वो अब कुछ ऑर्डर्स जो है ट्रांसमिट कर देंगे इंडिया में जो बोर्ड बना दिया गया है। दैट मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया गया है जिसको हम कहेंगे सेक्रेट कमेटी। अब ये लिंक या हम कहेंगे सेक्रेट कमेटी जो है, यही अब जो भी यहाँ पे रेगुलेशंस हो जाएंगी, जो भी यहाँ पे एक्ट्स हो जाएंगे, वो अब इजीली ट्रांसमिट कर देंगे वो ऑर्डर्स जो यूके पार्लियामेंट है, जो बोर्ड है इंडिया में। इस तरीके से एक लिंक क्रिएट कर दिया गया है बिटवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। सो हम ये कहेंगे कि इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर रहा है वो था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटीज़ दी गई है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू कि कंप्लीट एक्सेस मिल जाए उनको कंपनी रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करने के लिए, या हम ये कहेंगे कि उनको अथॉरिटी दी गई है कि गवर्नर्स जो है इंडिया में उनको चेंज करने के लिए। सो कंपनी को अब रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसी तरीके से हम कहेंगे कि क्राउन हो या यूके पार्लियामेंट हो, उनको अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली जो मेजर इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रहा है वो था कि अब प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर जो है वो करना पड़ेगा। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रख दिया गया है कि भाई यहाँ पे जितने भी अब मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे, उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को फुल इन्वेंट्री देनी पड़ेगी आपकी अपनी प्रॉपर्टी की, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। और इसके लिए टाइम पीरियड भी फ्रेम करके रख दिया गया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करोगे विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग देयर पोस्ट्स। ये इस तरीके से प्रोविज़न रख दिया गया है। पर्पज़ क्या था कि यहाँ पे करप्शन जो है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे
ये जो नेपोटिज्म चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करना था। क्योंकि स्टार्टिंग से ही रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज़ें रख दी गई है कि आप कोई भी गिफ्ट या कोई भी रिवार्ड्स जो है, प्रेजेंट्स जो है इन काइंड आर कैश इधर फ्रॉम राजा ज़मींदार्स, आप इस तरीके से नहीं ले सकते हो, या किसी भी एक लोकल इंडियन से आप ये गिफ्ट्स प्रेजेंट्स नहीं ले सकते हो। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया था। लेकिन स्टिल कुछ करप्शन चार्जेस आ रहे थे, कंपनी जो है या कंपनी के सर्वेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो ये थे कुछ फीचर्स। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं कि इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या रहा है। इस एक्ट के थ्रू मैंने आपको पहले कह दिया है कि यहाँ पे डबल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि कंटिन्यू रहा है टिल 1858 तक, जिसको हम कहेंगे कि 1858 के बाद फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ें भी हम देखेंगे जब म्यूटिनी हो जाती है। लेकिन वहाँ तक ये डबल सिस्टम गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू चल रही है। एक साइड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और दूसरी साइड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो ये एक चीज़ रह गया है। और दूसरी चीज़ जो है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो टेरिटरी कैप्चर कर दी गई थी कंपनी के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, उसको हम कह रहे हैं ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और इसके बाद इसी एक्ट में एक सेपरेट, या हम कहेंगे कि एक सप्लीमेंट्री एक्ट पास कर दिया गया है यूके पार्लियामेंट ने 1786 में, जिसमें मेजर चेंज जो लाई गई है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसको चेंज कर दिया गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है बाय सप्लीमेंट्री एक्ट पासड इन 1786। तो ये भी एक मेजर चेंज रह गई मानी जाती है। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद एक सप्लीमेंट्री एक्ट पास कर दिया गया है जिसमें गवर्नर जनरल जो है उसको चेंज कर दिया गया है, और अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या सेटलमेंट एक्ट 1781 की तरह यहाँ पे भी कुछ डिफेक्ट्स रह गए हैं। इस पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ डिफेक्ट्स रह गए हैं। क्या डिफेक्ट्स रह गए तो हम इस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट कि जो गवर्नर जनरल है, अब यहाँ पे इसके दो मास्टर्स हैं, एक साइड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे साइड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसके लिए अब मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ जो है, या हम कहेंगे कि जो वो इजी चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो उन इजी चीज़ों को, जो वो चीज़ें चाह रहे थे यहाँ पे वो रह पाए, तो गवर्नर जनरल के लिए वो चीज़ें अब ईजी नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसी तरीके से तो जो ये गवर्नर जनरल का काउंसिल है, यहाँ पे गवर्नर जनरल को वीटो पावर तो दे दिया गया है, लेकिन इस वीटो पावर के देने के बाद भी कुछ गवर्नर जनरल के पास इनएबिलिटीज़ रह गए हैं। इनएबिलिटीज़ इन द सेंस कि वो अब अभी प्रॉपरली अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट रहा है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसी तरीके से जो और भी कई सारे ये इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स रहे, लाइक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, उनका अभी प्रॉपरली वो लाइन नहीं खींचा गया है, जिसको हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन। यहाँ पे आपके पावर्स यहाँ तक है, तो इसके बाद दूसरे पावर्स दूसरे बोर्ड को दे देंगे या गवर्नर जनरल को दे देंगे। तो वो लाइन भी अभी जो पावर्स या पोजीशन की है वो अभी डिमार्केट नहीं प्रॉपरली की गई है। और इसी तरीके से जिसको हम कहेंगे कि एक ह्यूमैनिटेरियन अपील थी कि यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेटर ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के थ्रू जो प्रॉपर बेटरमेंट होना चाहिए था लोकल लोगों का, वो चीज़ें भी नहीं हो पाई है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू या इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो हम कहेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब
कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी अब नेपोटिज्म के शिकार हो गया है। तो इस तरीके से ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, यहाँ पे भी कुछ मेजर डिफेक्ट्स रह गए हैं। और सिमिलरली अगर हम कहेंगे तो ये चीज़ें हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को डिवाइड कर दे दिया है। अब कलकत्ता जो है ये अब प्राइम कैपिटल बन गया है ब्रिटिश इंडियन कॉलोनीज़ का। इसी तरीके से मुंबई या बॉम्बे जो और मद्रास जो है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो है, उनको फर्दर सब सर्वेंट कर दिया गया है बंगाल प्रेसिडेंसीज की। और ये पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है देन सब्सक्राइब द चैनल and like and share the video also. Thank you.